तो आज की क्लास है हमारी न्यूटन के गति संबंधी नियम, ठीक है ना। तो न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे गति संबंधी, इन नियमों को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले पहला नियम, न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम समझेंगे, ठीक है। तो न्यूटन कौन थे, क्या करते थे, ये सारी चीजें तो आपको पता है। चलो म्यूट हो जाओ, कौन कौन है भाई, म्यूट हो जाओ। शुरू करते हैं क्लास, हम जुड़ते जाओ फटाफट, ठीक है। तो न्यूटन ने जो थे भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने गति संबंधी नियम निकाला, गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला, और सेब वाली कहानी आपने छोटी क्लास में सुनी पढ़ी ही होगी। तो ऐसे नियम जो है न्यूटन ने निकाले हैं। उसी तरीके से यहाँ पे न्यूटन ने ऐसे 3 नियम निकाले, गति संबंधित 3 नियम। तो हम एक एक करके उन नियमों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपकी किताब में कि ऐसा क्यों होता होगा, ये आपको सोचना है कि ऐसा भाई क्यों होता होगा कि स्थिर अवस्था वाली कोई वस्तु बिना बल लगाए अपनी जगह से हिलती नहीं है। कोई वस्तु यदि स्थिर रख दी जाए, ऐसे रख दी जाए, तो जब तक उस पर मैं अपना बल नहीं लगाऊंगी तब तक वो वस्तु हिलती नहीं है ना। कोई भी किताब, कोई भी सामान, कोई भी चीज यदि कहीं रख दी जाती है, जब तक उस पर आप जाके बल नहीं लगाओगे तब तक वो वस्तु हिलती नहीं है। या तो आप उस पर बल लगाकर उसको सरकाओ या तो उसे उठाओ, तभी वो अपने स्थान को परिवर्तित करती है, वरना वो वहीं पर पड़ी रहेगी। ऐसा क्यों होता है, सोचना है हमको। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि टेबल पे रखी पुस्तक उठाने के लिए आवश्यक पर्याप्त बल द्वारा टेबल उठाया नहीं जाता, है ना। अगर आपकी पुस्तक रखी हुई है टेबल पर, तो आप पूरे टेबल को थोड़े उठाओगे पुस्तक को उठाने के लिए। आप क्या करोगे, केवल पुस्तक को उठाओगे, टेबल को नहीं उठाओगे। टहनी हिलाने पर वृक्ष से फल नीचे गिरते हैं। यदि किसी टहनी पर फल लगा हुआ है, उसको हम हिलाते हैं, ऐसे फल को तोड़े ना, केवल ऐसे टहनी को हिलाएं, तो भी क्या होता है, वो फल जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। विद्युत घूमने वाला जो पंखा होता है, जो ये फैन होता है, क्या इसको स्विच ऑफ करते हो तो तुरंत रुक जाता है? नहीं रुकता है। ये क्या करता है, थोड़ी देर तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, स्लो 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 होता है, और फिर एक बार जाकर क्या होता है, वो रुक जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी चीजें जो है वो चलने और रुकने के लिए, है ना, चलने और रुकने के लिए बल लगाना पड़ता है, तब जाकर वो चीजें चलती या रुकती हैं। हम कह सकते हैं अपने स्थान को परिवर्तित करती हैं या चलते चलते रुकती हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से कोई भी वस्तु चलती है और फिर रुकती है। त्वरण के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब कोई चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है, जब जहां पर रखी हुई है वो हिलती नहीं है, कब तक नहीं हिलती है, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल, मतलब मैं अगर उसके ऊपर बल ना लगाऊं तब तक वो वस्तु वहां से हिलती नहीं है। तो इस नियम को, क्यों नहीं हिलती, इस नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम मतलब यदि कोई वस्तु जहां पड़ी है वो वहीं पर पड़ी ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व का नियम ही एक तरह से न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम है, ठीक है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम है। अब जैसे देखो, न्यूटन का गति संबंधी नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है ना, ये टेबल पे मैंने कोई चीज रख दी, ये वस्तु स्थिर है, तो ये स्थिर ही रहेगी। कब तक स्थिर रहेगी, जब तक मैं यहां से इसके ऊपर बाह्य असंतुलित बल लगाकर इसको सरकाऊं नहीं। जब मैं इसको अपना बल लगाकर सरकाऊंगी तब यही वस्तु पोजीशन 1 to 2 पर आएगी, फिर 3 पर आएगी, ठीक है। ये एक कंडीशन। अब यदि कोई वस्तु या जैसे कि कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है, जैसे कोई साइकिल है वो चले जा रही है ना, चले जा रही है, साइकिल चले जा रही है, ये चले जा रही है, वो कब तक
चलती रहेगी जब तक आप उसको ब्रेक लगाकर रोकने की कोशिश नहीं करोगे, मतलब जब तक आप उसको पीछे की तरफ ब्रेक नहीं लगाओगे। तो कहने का मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल उस पर ना लगाया जाए। हमने अभी अभी देखा एग्जाम्पल कि किसी टेबल के ऊपर कोई किताब रखी हुई है या कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, तो यदि ये वस्तु, इसका अपना कुछ तो वजन होगा, तो वो ऐसे बल लगा रही है ना, ये ऐसे बल लगा रही है, ये वस्तु जो है इस टेबल के ऊपर, इस टेबल के ऊपर ऐसे बल लगा रही है, और ये टेबल भी इस वस्तु के ऊपर ऐसे बल लगा रहा है, तभी तो ये वस्तु जो है वो स्थिर है इसके ऊपर। ठीक है, यदि इसका ये वस्तु जो है बहुत ज्यादा वजन हो, किताब की जगह पे बहुत बड़ा पत्थर हो जो बहुत ज्यादा वजन हो, और एक ये पतला सा टेबल हो, तो क्या होगा सोचो, इसका बल ज्यादा हो जाएगा और ये टेबल टूट जाएगा, टूट जाएगा और ये वस्तु यहाँ पे नीचे आकर गिर जाएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर है तो ये वाला बल और ये वाला बल, दोनों ही बल समान होंगे, दोनों ही बल समान होंगे तो ही कोई वस्तु स्थिर रह सकती है। अब हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब हम रस्साकसी वाला खेल खेलते हैं, उसमें क्या करते हैं, दो टीम डिवाइड करते हैं ना, टीम 1, यहाँ पर टीम 1 और टीम 2 होती है, और इस टीम में 5-6 बच्चे होते हैं, इस टीम में 5-6 बच्चे होते हैं। अब क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ऐसे, है ना, फर्स्ट वाला और दूसरा हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को इस तरफ, ये वाला जो है इस टीम को इस तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये वाला इस टीम को इस तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब सोचो आप कि कौन किसको खींच लेगा, जिसका बल ज्यादा होगा वो सामने वाले को खींच लेगा। यदि ये टीम अधिक बल लगाती है, यदि ये टीम अधिक बल लगाती है तो ये वाली टीम इस तरफ खिंचा जाएगी, और यदि ये टीम अधिक बल लगाती है तो ये वाली टीम इस तरफ खिंचा जाएगी। अब सोचो यदि दोनों टीम बराबर बल लगाते रहे, ले बाबा, तो क्या होगा, कोई एक दूसरे की तरफ खिंचाएगा नहीं, मतलब वहीं पे स्थिरता आ जाएगी, कोई ना कोई इस तरफ आएगा ना कोई उस तरफ आएगा, ये जितना बल इधर, ये जितना बल इधर लग रहा है इतना बल है, तो बल क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। जब बल बराबर हो जाता है तो बल जो है संतुलित हो जाता है, तब चीजें जो है वो स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, अगर किसी एक का बल अधिक होगा तो दूसरा उसकी तरफ खींचा जाएगा, जैसे इस पत्थर का बल अधिक था इसलिए ये पत्थर नीचे की तरफ खींचा गया, लेकिन अगर टेबल भी उतना ही मजबूत होता, उतना ही मजबूत होकर इसके ऊपर बल लगाया होता तो वो पत्थर नीचे की तरफ नहीं गिरता। लेकिन जो ये किताब थी उसने जितना बल लगाया था, टेबल भी उतना ही बल लगा रहा था, इसलिए जो किताब थी वो टेबल पर स्थिर थी। मतलब यदि कोई चीज ऐसे पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, बल लगा रही है। ये किताब इस तरफ बल लगा रही है और मैंने इस किताब को पकड़ के रखने के लिए इस तरफ बल लगाया। अब मैंने ऐसे 1 मिनट पकड़ के रखा है तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन धीरे 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 अगर मुझे इसको दिन भर ऐसे पकड़ कर रखने के लिए कहा जाए तो मेरा हाथ दुखने लगेगा ना, बल लग रहा है बार बार, मतलब कुछ तो काम हो रहा है, तब जाके ये चीज जो है वो स्थिर है। कहने का मतलब कोई भी चीज स्थिर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा। यदि कोई चीज स्थिर है इसका मतलब वो ऊपर से बल लगा रहा है, और ये बल कितना लग रहा है, यहाँ से ये नीचे से भी बल लग रहा है, इसीलिए ये वस्तु स्थिर है। तो इस स्थिर और गतिमानता को समझते हुए हम क्या लिखते हैं, न्यूटन का पहला नियम लिखते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। कब तक होगा ऐसा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पर देखो आपके पास स्टेटमेंट है किताब में, वो स्टेटमेंट को आप मार्क करोगे और जब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम को लिखो, तो आप क्या लिखोगे, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है तो उसकी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में सातत्य रहता है।
ये स्टेटमेंट है आपका, इसी स्टेटमेंट के इन्हीं वर्ड्स को आपने को लिखने हैं। मैं आपको बता दूं कि नियम और परिभाषाएं जो ऐसी होती हैं जो आपको वर्ड टू वर्ड सेम लिखनी हुई होती हैं, इसलिए यहाँ के अगर 2 नंबर का नियम का नंबर है और आपने किसी भी वर्ड में भी आगे पीछे कर दिया तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको किताब के इसी स्टेटमेंट को एग्जाम में लिखना है। यही स्टेटमेंट होगा तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। तो इसे हम कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, तो न्यूटन के पहले नियम के बाद चलते हैं न्यूटन का दूसरा नियम समझते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम। चलो, तो यहाँ पर एक एग्जांपल समझना है आपके पास। 2 बॉल है, हाँ 2 गेंद, ये एक गेंद और ये दोनों ही समान आकार की दूसरी गेंद। ठीक है ना, ये गेंद है आपकी प्लास्टिक की समझ लो, ये प्लास्टिक की गेंद है, प्लास्टिक की गेंद है, और ये वाली गेंद जो है वो रबर की गेंद है। ठीक है, तो इमेजिन कर पा रहे होगे आप लोग, ये प्लास्टिक की गेंद है, ये रबर की गेंद है। अब आप खुद सोचो कि किसका वजन ज्यादा होगा? किसका वजन ज्यादा होगा प्रियंका? रबर वाले का कि प्लास्टिक वाले का? बताओ किसका वजन ज्यादा होगा? कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो रबर वाले का वजन ज्यादा होगा। मतलब मान लो प्लास्टिक का वजन M1 है और रबर का वजन M2 है, तो इनसे आपको समझ में आ रहा होगा कि रबर जो है ज्यादा वजन होगी। अब आपको मैं प्लास्टिक के गेंद से मारूं और मैं आपको रबर की गेंद से मारूं तो किससे लगेगा ज्यादा? रबर के गेंद से लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि रबर का गेंद जो है वो वजन होता है और प्लास्टिक का गेंद जो है वो हल्का फुल्का होता है। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है, मैं आपको प्लास्टिक की गेंद आपके सामने फेंक रही हूँ, आप उसको कैच कर रहे हो। ठीक है, इमेजिन करो, सोचो, और उसके बाद मैं आपको रबर की गेंद फेंक रही हूँ और आप उसको कैच कर रहे हो। आप सोचो जरा, कौन सी गेंद टप करके आपके हाथ में आएगी और प्रॉपर ग्रिप बनाकर बैठेगी? आप कौन सी गेंद को अच्छी तरह से होल्ड कर पाओगे? आप इस रबर की गेंद को अच्छी तरह से पकड़ पाओगे? प्लास्टिक की गेंद हल्की है इसलिए थोड़ी सी हल्के, थोड़े स्लो आएगी, लेकिन रबर की गेंद जो है वो सट से आपके पास आएगी और आपके हाथ में बैठ जाएगी। ठीक है ना, तो इन दोनों को इमेजिन करो आप कि सेम तरह से रबर की गेंद भी मैं आपके पास फेंक रही हूँ और प्लास्टिक की गेंद भी मैं आपके पास फेंक रही हूँ, तो कौन सी गेंद को पकड़ना आपके लिए सुविधाजनक होगा? तो आप आसानी से उसे पकड़ सकते हो। अब सिचुएशन नंबर टू अब देखते हैं। हाँ, सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है कि इनमें से कोई भी एक गेंद ले लो आप, कोई भी एक। मैंने ले लिया रबर की गेंद, ठीक है ना, तो वो रबर की गेंद मैंने धीरे से, ये रबर की गेंद है जिसका M2 द्रव्यमान है, जिसको मैंने धीरे से आपके पास फेंका और इसी रबर की गेंद को मैंने जोर से आपके पास फेंक दिया। ठीक है, धीरे से फेंका और जोर से फेंका। अब जरा समझो यहाँ पर कौन सी गेंद पकड़ने में आसान थी? रबर वाली गेंद। क्यों आसान थी? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन था? द्रव्यमान था, जिसकी वजह से आप इस गेंद को पकड़ पा रहे थे। जिसका द्रव्यमान अधिक था उसको आप आसानी से पकड़ पा रहे थे। अब यहाँ पर देखो, सेम गेंद है ना, यही वाली एक ही रबर की ही गेंद है, रबर वाली गेंद है, तो द्रव्यमान तो इसका कॉमन है। अब धीरे और जोर, ये शब्द क्या इंडिकेट कर रहा है? धीरे मतलब इसकी स्पीड ज्यादा यानी कि इसका वेग ज्यादा, वेग इसका बहुत तेज, स्लो, और इसका वेग जो है वो जोर से। और वेग यानी वेलोसिटी को हम लोग V अक्षर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? वेग है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? वेग है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन था? द्रव्यमान था, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? वेग है। तो इन दोनों में
यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग थे और वेग समान था। द्रव्यमान m1 और m2 था, ठीक है, लेकिन वेग एक ही स्पीड से मैं दोनों गेंदें आपको फेंक रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो द्रव्यमान जो है वो समान है, मतलब एक ही गेंद है, लेकिन वेग जो है ये v1 और v2 है, मतलब अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, वेग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे वेग अलग अलग है, द्रव्यमान समान है, यहाँ पे वेग समान है और द्रव्यमान अलग अलग है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन वेग दोनों का समान है। यहाँ पे द्रव्यमान समान है और वेग अलग अलग है। वेग अलग अलग है, ये इन वर्ड से पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। एक बार धीरे से फेंका जा रहा है और एक बार जोर से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो इन टीचर दोनों बोलो टीचर, धीरे से बोलो। फेंकेंगे तो पकड़ में आएगा, जोर से फेंकेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। अब वो धीरे और जोर कितना है उस पर डिपेंड करता है ना, कितना धीरे। अब एकदम से धीरे फेंकोगे तो आपके पास ही गिर जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा जोर से तो फेंकना पड़ेगा। एक होगा थोड़ा सा जोर से और एक होता है सट से, है ना। तो दोनों में फर्क पड़ रहा है, स्पीड में फर्क पड़ रहा है ना। तो अब एकदम से धीरे से फेंकोगे तो नीचे इधर ही तुम्हारे पास ही गिर जाएगी, सामने वाले के पास जाएगी नहीं, ठीक है। तो वेग कुछ तो होना चाहिए, धीरे मतलब जो जोर से फेंक रहे हैं उससे कम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेग में वेरिएशन है, वेग में कम ज्यादा है लेकिन द्रव्यमान स्थिर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्यमान में वेरिएशन है, कम ज्यादा है लेकिन वेग स्थिर है, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में हम कौन सी दो राशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, द्रव्यमान का इस्तेमाल कर रहे हैं m और वेग का इस्तेमाल कर रहे हैं v, ठीक है ना। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके एक नई राशि बनती है जिसे हम कहते हैं संवेग, ठीक है। संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम और संवेग को हम p अक्षर से दर्शाते हैं। और संवेग बराबर यानी p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग mv, मतलब इसका भी द्रव्यमान, इसका भी संवेग होगा, इसका भी संवेग होगा। इसका भी संवेग कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे पहले का m1, यहाँ पे m2 है ना, लेकिन इसके साथ v सेम है, समझ में आ रही बात। v यहाँ पर सेम है तो p दोनों का कैसे, इस गेंद का p ये होगा, इस गेंद का p ये होगा। समझ लो ये गेंद जो है 5 किलो की है और ये गेंद जो है वो 10 किलो की है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन वेग दोनों का समान है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, ठीक है, वेग समान है। तो देखो यहाँ पर इसका अगर मुझे संवेग निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, m1 कितना है 5 है ना, 5 है और इसका वेग कितना मिल रहा है, हाँ दोनों क्योंकि वेग समान है ना, तो 5 गुणे 3, तो संवेग कितना मिल रहा है हमको 15 मिल रहा है। अब इसका संवेग देखो क्या हो रहा है, इसका संवेग कैसे निकल रहा है, m2 कितना है 10 है लेकिन वेग तो समान ही है, तो वेग है 3, तो कितना हो रहा है 30। तो संवेग पहले का और दूसरे का, पहले का संवेग 15 आएगा और दूसरे का संवेग 30 आएगा। अब यही चीज जो है आप दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो दूसरी कंडीशन में द्रव्यमान जो है वो 10 किलो दोनों का है, द्रव्यमान समान है लेकिन v1 कितना आ रहा है, v1 यानी कि v1 है समझ लो 3 मीटर प्रति सेकेंड और v2 जो है, v2 जो है वो समझ लो कितना ले लू मैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक धीरे से है एक जोर से है, तो ये धीरे वाला है ये जोर वाला है। तो जब मैं इसका पहली कंडीशन का संवेग निकालूंगी तो p इज इक्वल टू m v1 मिलेगा और दूसरी कंडीशन में संवेग निकालूंगी तो p इज इक्वल टू m v2 मिलेगा। तो m कितना है, दोनों में 10 है, v1 कितना है 3 है, तो ये हो गया 30। तो संवेग कितना मिला आपको 30 मिला। इसी तरीके से p यहाँ पर m कितना है, कॉमन है 10 है और v2 कितना है 5 है, तो कितना मिल रहा है संवेग 50 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 ये जो 30
और यहाँ पर देखो 15 और 30। कहने का मतलब हर एक कंडीशन में संवेग को निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्या था, द्रव्यमान अलग अलग था, वेग समान था। यहाँ पर क्या था, द्रव्यमान समान है, वेग अलग अलग है, और इन दोनों द्रव्यमान और वेग का इस्तेमाल करके हम एक नई राशि प्राप्त करते हैं जिसे हम संवेग कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन के दूसरे नियम में इसी संवेग का इस्तेमाल होने वाला है, इसीलिए संवेग क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की। आपको पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है। तो संवेग की परिभाषा आप लिख लोगे। संवेग की परिभाषा क्या होगी, संवेग किसे कहते हैं? तो पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल, आपकी किताब में भी है कि पेज नंबर 13 के पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और इसकी इकाइयां दी गई है, देखो संवेग की इकाई P जो है ये सूत्र है इसका, और संवेग की इकाई क्या होती है? इकाई जैसा हम सब जानते हैं दो तरह की होती है, MKS यानी कि SI यूनिट होती है, और दूसरा होता है CGS यानी कि छोटी यूनिट होती है। तो MKS में संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो संवेग की इकाइयां हैं ये। संवेग की इकाई MKS में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और CGS में ग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से संवेग ये एक राशि जिसका इस्तेमाल होगा कहाँ, आप देखो जिसका इस्तेमाल होगा न्यूटन के दूसरे नियम में। हमने अभी तक न्यूटन का दूसरा नियम स्टार्ट नहीं किया है। हमें न्यूटन का दूसरा नियम स्टार्ट करने के लिए संवेग इस राशि को समझना जरूरी था, इसलिए हमने पहले संवेग किसे कहते हैं वो समझा। ठीक है, तो संवेग आपको समझ में आ रहा होगा, संवेग यानी कि P = mv। चलो अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम को समझते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, प्रयुक्त बल के समानुपाती, समानुपाती होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि संवेग परिवर्तन की बल की दिशा में ही होती है, और बल की दिशा में होती है। तो आपका ये स्टेटमेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ब्लॉक लेटर में, कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। चलो देखते हैं कौन कौन है। कौन कौन है? संवेग है, ठीक है, संवेग का परिवर्तन की दर है, और तीसरा है बल और समानुपाती। संवेग किसे कह रहा है? P को कह रहा है। बल क्या है? F है, और ये क्या है? एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग एक एक करके छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे। संवेग परिवर्तन की दर कैसे निकलेगी? पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ऐसा कहा था, और फॉर्मूला क्या लिखते थे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या लिखा था फॉर्मूला? v - u/t, ऐसा फॉर्मूला लिखा था हमने, और इसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिखा था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप समझ लो कोई पिंड है, पिंड जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है ना, द्रव्यमान क्या है? m है। अब उसका जो है प्रारंभिक वेग जो है वो u है। कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है, उसका अंतिम वेग जो है वो v है, अंतिम वेग v है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक, अब देखो ध्यान से देखेंगे तो प्रारंभिक संवेग कितना निकलेगा? ध्यान देंगे, प्रारंभिक संवेग m तो कॉमन रहेगा, प्रारंभिक है तो प्रारंभिक वेग यहां पर लगेगा। पता चल रहा होगा आपको, प्रारंभिक संवेग mu बनेगा। इसी तरीके से अंतिम संवेग क्या होगा? अंतिम संवेग देखो m तो वही रहेगा,
लेकिन अंतिम वेग का इस्तेमाल होगा तो ये होगा आपका ये प्रारंभिक संवेग और ये होगा अंतिम संवेग। समझ आ रहा होगा आपको? प्रारंभिक संवेग mu, क्योंकि m कॉमन है दोनों के लिए और u जो है प्रारंभिक वेग है। फिर अंतिम संवेग क्या होगा? m कॉमन है और v जो है वो अंतिम वेग है। तो संवेग, प्रारंभिक संवेग ये है और अंतिम संवेग ये है। अब यहाँ पे क्या था? वेग परिवर्तन की दर समझेंगे। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर, जैसे वेग परिवर्तन की दर में क्या था? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वैसे संवेग परिवर्तन की दर में क्या होगा? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे, प्रारंभिक मतलब u बटे t। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको? संवेग परिवर्तन की दर मैंने कैसे लिखा? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे t। अब ये क्या लिखा जा सकता है? देखो ये दोनों m क्योंकि कॉमन है तो m को बाहर निकालकर v माइनस u और पूरा बटे t। समझ आ रहा होगा आप लोगों को इतना? अब यहाँ पर इसको अगर देखो आप तो m को अलग लिख दूं मैं, यहाँ पे लिखूं मैं बराबर m को अलग लिख दिया और इस ब्रैकेट को v माइनस u बटे t। ठीक है, v माइनस u बटे t। लेकिन v माइनस u बटे t क्या होता है? a होता है। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं a लिख सकती हूँ। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या मिला? संवेग परिवर्तन की दर बराबर ma। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर ma, और ये ma जो है, ठीक है, ये संवेग परिवर्तन की दर जो है ma मिल गया मुझे। वो प्रयुक्त बल, देखो F आएगा अभी, प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। प्रयुक्त बल के समानुपाती, समानुपात और प्रतिलोमानुपात आपने पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट को आप समझते जाओ। सबसे पहले मैंने क्या निकाला? संवेग परिवर्तन की दर निकाला। संवेग परिवर्तन की दर क्या निकला मेरा? ma निकला। वो क्या है? इस बल के, बल को हम क्या लिखते हैं? F लिखते हैं। बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ कुछ कैसा लिखा जा सकता है? ma इज प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, और इसको अगर उल्टा कर दें तो कैसे लिखेंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू, F जो है समानुपाती है ma के। देखो सिर्फ उल्टा किया है मैंने, कुछ किया नहीं है, केवल उल्टा किया हुआ है। ठीक है, अब ये समानुपात का चिन्ह हटता है, समानुपात का चिन्ह हटता है और बराबर का चिन्ह लगता है। कब कब लगता है? जब कोई एक अचरांक यानी स्थिरांक का इस्तेमाल हो। तो स्थिरांक का इस्तेमाल हम के स्वरूप में करते हैं। मतलब यदि इस समानुपात के चिन्ह को हटाना है आपको, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ये समानुपात का चिन्ह, तो इसको हटाकर मैं मेरा सबसे फेवरेट चिन्ह रखना चाहती हूँ, बराबर का चिन्ह रखना चाहती हूँ, तो मैं कब रख सकती हूँ? जब इसको हटाकर ये रखकर एक स्थिरांक रखूं तभी इस चिन्ह को हटाया जा सकता है। तो समानुपात का चिन्ह जब हटता है तो बराबर और के साथ में लगता है, साथ साथ में ये जो आगे पीछे की चीजें होती हैं वो ऐसी ही होती है। तो F इज इक्वल टू के एम ए। अब मान लो क्या किया? मान लो कि k इज इक्वल टू 1 अगर मैं रख दूं तो F का मान क्या आ जाएगा? देखो F का मान आ जाएगा 1 ma। k की जगह पे क्या रखा है मैंने? 1 रखा है। ठीक है, तो 1 नहीं दिखता है तो फॉर्मूला मिलता है हमको, बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो अक्सर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम संख्यात्मक प्रश्न करते हैं और आगे कई जगह यूज करते हैं। तो अगर आप नियम को देखोगे, नियम में 3 फैक्टर है, 3 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले है संवेग परिवर्तन की दर, जिसको मुझे निकालना है,
और उसको निकालकर उसको बल के साथ समानुपात में लाना है, ठीक है ना, बल के साथ समानुपात में लाना है। तो संवेग परिवर्तन की दर को निकालने के लिए ये सारी कहानी रची गई। यहां तक मिला संवेग परिवर्तन की दर। कहां तक मिला? ये है आपका संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके? प्रयुक्त बल के। क्या होता है? समानुपाती होता है। तब जाकर हमको मिलता है ये वाला इक्वेशन। तो एम ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ, ये मिलता है हमको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम फिर से क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एफ को इस तरफ ले आए, एम ए को इस तरफ ले आए। अब प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को, अब प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को क्या कर रहे हैं हम? प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटा रहे हैं। तो जिसके लिए बराबर और के लगाना पड़ेगा, और के इज इक्वल टू 1 होता है और एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला आपको मिलता है। थोड़ी देर के लिए इस बोर्ड पर मैं ये चीज रहने दे रही हूँ, थोड़ी देर के लिए आप इसके ऊपर से नजर घुमाइए और जरा सोचिए कि कहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने न्यूटन का दूसरा नियम समझा कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, और ये जो बल है, जो बल हमने प्राप्त किया, ये संवेग की दिशा में ही होता है। ये बल जो होता है वो संवेग की दिशा में ही होता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम समझ आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि न्यूटन के दूसरे नियम का नियम लिखो, केवल नियम लिखने के लिए पूछा जाए तो आप केवल स्टेटमेंट लिखोगे। लेकिन यदि आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और कहा जाए कि न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम लिखो और बल के सूत्र की उत्पत्ति करो, मतलब बल का सूत्र प्राप्त करो, तब आपको ये सब यहां से शुरू करके ये सारी चीजें कंप्लीट लिखनी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और नियम बच गया है न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आपको उसे समझ सकते हो। न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम क्या कहता है? अच्छा, तीसरा नियम पढ़ने से पहले सभी को बहुत गुस्सा आता होगा, है ना, हर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है। और जब आप हेल्पलेस फील करते हो, आप जब गुस्सा आता है और कुछ कर नहीं पाते तो क्या करते हो? दीवार को मारते हो एक लात, है ना, दीवार पर जोर से लात पटक देते हो, दरवाजे पे लात पटक देते हो। गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? अपने शरीर का बल जो है वो दीवार पर, दरवाजे पर, कहीं न कहीं निकालते हो। अब जरा धीमे से आराम से शांत होके सोचो, आप एकदम जोर से, नितेश पांडे, नितेश आप बंद हो जाओ भाई। तो आप अगर जोर से एकदम कस के एक लात मारो दीवार पर तो क्या होगा? दीवार को लगेगा? जितनी जोर से आप मारोगे आपको उतनी ही जोर से लगने वाला है ना। जितना बल आप दीवार पे लगा रहे हो, दीवार भी विपरीत दिशा में आपकी तरफ बल लगा रहा है। मतलब आप जो क्रिया, अगर आप धीरे से मारते हो तो आपको धीरे से स्पर्श होगा, थोड़ी सी आप जोर से मारते हो, बल बढ़ा देते हो आप अपने शरीर का, तो वो थोड़ा सा आपको और जोर से मारेगा। आप एकदम कस के बल लगाते हो तो आपको भी उसी हिसाब से लगेगा। कहते ना, हम लोग किसी को थप्पड़ मारते हैं, कभी मारा भी होगा आपने या खाया होगा आपने, तो ऐसे थप्पड़ मारते हैं तो मारने वाले के गाल पे निशान आता है, लेकिन साथ में जो थप्पड़ खाता है उसके गाल पे निशान आता है, लेकिन जो मारता है उसकी उंगलियों पे भी झंझनाहट होती है ना। मतलब हर एक क्रिया जब होती है उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। जैसी क्रिया होती है, जितने बल लगाकर क्रिया होती है, उतनी ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बस यही है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया यदि आप करते हो
तो उसकी समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना बल लगाकर करते हो उतने ही बल लगाकर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 14 पर आप देख लोगे, पेज नंबर 14 पर आप देखोगे तो प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाली प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होती है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रत्येक बल की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरीके से न्यूटन के 3 नियमों के बारे में समझा हम लोगों ने। पिछले न्यूटन के सेकेंड नियम में हमने देखा था ना, एक चीज मैं भूल गई थी कि सेकेंड नियम में हमने क्या देखा, F इज इक्वल टू ma। ये एक बल जो है, बल की नई राशि प्राप्त हुई हमको, बल की राशि प्राप्त हुई और प्रत्येक राशि का क्या होता है, इकाई होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने संवेग की इकाइयां पढ़ी MKS और CGS में, वैसे ही बल की भी इकाई होगी। तो बल की इकाई जो है SI प्रणाली में, SI प्रणाली में बल की इकाई होती है न्यूटन और CGS प्रणाली में छोटी इकाइयों में इसकी इकाई होती है डाइन। ठीक है, बल की इकाई न्यूटन और डाइन। तो इस तरीके से 2 इकाइयां बल की भी पाई जाती हैं। पेज नंबर 14 पे ही आप एक न्यूटन की परिभाषा देख लोगे। एक न्यूटन किसे कहते हैं, जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान, देखो F का फॉर्मूला क्या है, ma। ठीक है, तो 1 न्यूटन कब बनेगा, जब 1 किलोग्राम जो है द्रव्यमान जो है उसमें त्वरण उत्पन्न होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तब बनने वाला जो बल होगा वो 1 न्यूटन होगा। ठीक है ना, जब 1 किलोग्राम बल द्रव्यमान वाला पिंड 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करेगा तो जो बल उत्पन्न होगा वो 1 न्यूटन होगा। इसी तरीके से यदि 1 ग्राम वाला पिंड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला त्वरण उत्पन्न करता है तो लगने वाला जो बल होगा वो 1 डाइन होगा। तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई होती है डाइन और एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई होती है न्यूटन। तो याद रखना है आपको इन सारी चीजों को। और उसके बाद हमने न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम को देखा है और इस तरह से हम अगली क्लास में अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे। क्योंकि हमारा समय हो गया है तो हम अगली क्लास में मिलेंगे।